दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करवला जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया विजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सब जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10-12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट PC वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया। अब रसना फ्रेश परी का 1 रुपए में 2 ग्लास।
ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह ये चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर चंद्रभान यहां पर मौजूद। साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते थे। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा। तो जब से मेरे मन में भावना जगी कि मैं भी आगे बड़ा होकर एक अखबार का प्रकाशन करूंगा, और उनके आशीर्वाद का फलस्वरूप है कि मैंने अखबार चालू किया। सांसद महेश जोशी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान पहुंचे हुए हैं। स्थापना दिवस समारोह का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, इसके साथ साथ संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह भी मनाया जा रहा है। संपादक स्वर्गीय अजय लाल शर्मा का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और महापौर ज्योति खंडेलवाल भी हमें तस्वीरों में दिख रही हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र बेनीवाल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस जयपुर में मनाया जा रहा है। संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। जोशी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने छोटे अखबार होते हुए भी समाचार जगत का विशेष ख्याल रखा और उनकी स्वस्थ पत्रकारिता के मानदंडों पर चलने और निष्पक्ष रहकर समाज की घटना और गतिविधियों को यथार्थ जनता के सामने रखने की नीति की हमेशा सराहना की और मुझ पर विशेष आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखा। इसी नीति के चलते समाचार जगत की साथ जनता के बीच हमेशा बनी रही। मुख्यमंत्री स्वर्गीय हृदय जोशी के सहयोग से ही समाचार जगत एमआई रोड स्थित नवाब कल्याण के बाद में ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस लगाने में सक्षम हुआ। स्वर्गीय माथुर और स्वर्गीय जोशी के सहयोग को समाचार जगत बुला नहीं सकता। मैं आज इस अवसर पर उन्हें स्मरण करता हुआ नमन करता हूं। राजनेताओं में स्वर्गीय चंद्रमल जी बैल का सहयोग भी समाचार जगत को हमेशा मिला, उनका बड़े रस रहा। अब मैं उल्लेख करना चाहूंगा उस महान व्यक्तित्व का जिन्होंने समाचार जगत को एक नई दिशा दी, और वे व्यक्तित्व हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गौरव शेखावत जब इलाज के लिए विदेश यात्रा पर गए तो उनके पीछे से उनको सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। तो समाचार जगत ने ही सबसे पहले इस षड्यंत्र को उजागर किया, जिसकी वजह से वे अपनी सत्ता बचा सके। यही वजह है कि उन्होंने मुझ पर विशेष स्नेह बनाए रखा, और जब समाचार जगत को जमीन देने का मामला सरकार के सामने आया तो उन्होंने आगे बढ़कर समाचार जगत को यह जमीन आवंटित की, जिस पर आज समाचार जगत का भवन खड़ा हुआ है। आज इस मौके पर स्वर्गीय श्री गौरव सिंह शेखावत का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वे चाहे विपक्ष में रहे हो या सत्ता में मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ तक कि वे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, तो भी उनका प्रेम समाचार जगत में बरसता रहा। स्वर्गीय शेखावत ने मुख्यमंत्री के रूप में समाचार जगत को प्रथम श्रेणी का राज्य स्तरीय अखबार का दर्जा दिया, जिससे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने जारी रखा। दिवंगत मुख्यमंत्री शेखावत साहब ने अखबारों को सस्ती दरों पर भूमि आवंटन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रियदास ठाकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य श्री सुनील लोढ़ा, श्री आदर्श किशोर सक्सेना और आशुतोष गुप्ता थे। स्वर्गीय शेखावत की पहल पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अखबारों को सस्ती दर पर भूमि आवंटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन नीति के आधार पर अन्य अखबारों को भूमि आवंटन हुई है और हो रही है। बंधुओं, आज प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं आज उस महान व्यक्ति को स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे जयपुर विकास प्राधिकरण से जमीन आवंटन करने के लिए प्रेरणा दी, और वे शख्सियत थे स्वर्गीय वीएस सिंह साहब। मैंने उन्हें आग्रह किया था कि जब आप और अखबारों को जमीन दे रहे हैं तो समाचार जगत की लाइन में खड़ा हुआ है, करके उस पर भी ध्यान दीजिए। और मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात पर अपनी मोहर लगाई और ये जमीन आवंटन हुई। राजनेता ही नहीं, प्रदेश के मीडिया भाइयों का भी समाचार जगत के प्रति विशेष अनुराग रहा है। उनके निरंतर सहयोग के बिना समाचार जगत की जीवन यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। समाचार जगत की शुरुआत में करीब 1 माह से अधिक समय गुजरा था कि 23 जून 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह समय ऐसा था जब केवल सरकारी दूरदर्शन टेलीविजन चैनल और आकाशवाणी लोगों को जानकारी के लिए उपलब्ध थे।
और इन दोनों ही सरकारी माध्यमों ने संजय गांधी की अचानक मृत्यु का पर मौन धारण कर लिया था। जयपुर में लोगों में जिज्ञासा था कि क्या हुआ, कैसे यह दुर्घटना घटी। ऐसे में सायंकालीन समाचार जगत ने दिल्ली के अपने पत्रकार मित्रों की मदद से जयपुर की जनता को इस सारे घटनाक्रम की और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक हालात का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कुछ दिन जयपुर के लोगों ने सारे घटनाक्रम की जानकारी के लिए समाचार जगत को हाथों हाथ लिया और अपना प्रकाश ने प्रस्तुत किया। हालात ये थे कि चौरास्ता स्थित अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस से अखबार की प्रतियां छपकर बाहर निकलती थी, उसी समय हाथों हाथ दिख जाती। समाचार जगत ने दुर्घटना का पूरा ब्यौरा और उसके बाद के राजनीतिक हालात और दुर्घटना की एक्सक्लूसिव फोटो देकर जयपुर के पाठकों के दिलों में घर कर लिया। यह वह काल था जब लोगों को शाम को अखबार पढ़ने और ताजा तरीन खबरों से वाकिफ होने की आदत पड़ने लगी थी। तभी प्रकृति ने जयपुर के लोगों पर कहर बरपा दिया। जुलाई 1981 में जयपुर में जबरदस्त और मूसलाधार बारिश हुई। पूरे शहर में बाढ़ के हालात पैदा हुए, नाले ओवरफ्लो हो गए थे, निचले इलाकों में जलमग्न हो गए थे। इस बारिश में समाचार जगत के दफ्तर में जैसा कुछ हुआ मैंने आपको अभी बताया, लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा। समाचार जगत की शुरुआत से ही उससे पत्रकारों के संगठन के बड़े नेता और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ईश्वरबल भावना का बरदस्त मिला। उनके चुटिले और घटनाओं पर पैनी नजर रखने वाले संपादकीय से जयपुर के प्रबुद्ध वर्ग ने समाचार जगत से अपना नाता जोड़ा। समय के साथ जब समाचार पत्रों की तकनीकी में बदलाव आया तो समाचार जगत ने इस तकनीकी प्रगति से कदम कदम पर मिलाते हुए कंप्यूटर और फिर वेब आउटसोर्स से अखबार निकाल प्रकाशन का सिलसिला शुरू किया। समाचार जगत का प्रकाशन इससे पहले ही वर्ष 1987 में चौरास्ता से निकलकर स्वयं की प्रेस में नवाब कल्याण का बाग से प्रकाशित होने लगा था। बाद में वर्षों तक नवज्योति के विशेष संवाददाता रहे स्वर्गीय महेश जी शर्मा ने संपादकीय लिखे। उन्होंने न केवल संपादकीय लिखे बल्कि उन्होंने अखबार को पत्रकारिता के मानदंडों पर समाचार जगत को खड़ा करने में अथक सहयोग दिया। मीडिया कर्मियों का समाचार जगत को हमेशा स्नेह मिला और समाचार जगत ने भी राजस्थान में मीडिया की प्रगति में योगदान दिया। उन पर जब भी कोई संकट आया तो समाचार जगत ने आगे बढ़कर सहयोग दिया। नवभारत टाइम्स जयपुर के संस्करण का प्रकाशन बंद हो गया तो बहुत सारे मीडिया कर्मी सड़कों पर आ गए थे। उस समय समाचार जगत ने अपने प्रकाशन को प्रातःकालीन कर उन्हें अपने यहाँ काम करने का अवसर दिया। 1 अप्रैल 1996 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गौरव सिंह शेखावत ने इस प्रातःकालीन संस्करण का उद्घाटन किया। दूसरी तरफ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि समाचार जगत ने हमेशा युवाओं और नई प्रतिभाओं को मीडिया में आगे बढ़ने का अवसर दिया। राजस्थान पत्रिका से सेवानिवृत्त हुए श्री सदाशिव जी और बाद में राष्ट्रदूत से सेवानिवृत्त हुए श्री शिवपूजन त्रिपाठी भी इस अखबार से जुड़े रहे। राजस्थान श्रमजीवी के अध्यक्ष और नवज्योति के चीफ रिपोर्टर पद्म सिंह भाटी सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 13 वर्षों से संपादकीय मुखिया के रूप में अपनी सेवाएं समाचार जगत को दे रहे हैं। इनके अनुभव और दृष्टि से यहाँ कई युवा पत्रकारों ने पत्रकारिता में दक्षता हासिल की और फिर समाचार जगत में कई युवा पत्रकार जयपुर के अन्य बड़े समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए और आज भी वहाँ पत्रकारिता के मूल्यों और आदर्श के निर्वहन बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। समाचार जगत ने अपने प्रकाशन के प्रारंभ से ही खबरों में विश्वसनीयता और पत्रकारिता के सभी मानदंडों का निर्वहन बड़े सुचारू रूप से किया। इसलिए प्रातःकालीन समाचार पत्र ने लोगों के दिलों में घर कर लिया और समाचार पत्र विकास की सीढ़ियां लगातार चढ़ता चला गया। प्रातःकालीन समाचार जगत ने जयपुर शहर की देरी को लांघते हुए प्रदेश में अपने चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर जिले के उपखंड अधिकारियों, नगर निगम के जोन आयुक्तों और तहसीलदारों की विशेष पेंशन महाभियान के मामलों में ढिलाई पर कलेक्टर टी रविकांत ने जमकर क्लास ली और अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मौका था जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विशेष पेंशन महाभियान का बैठक का। आलम यह रहा कि पेंशन महाभियान में ढिलाई बरतने में कुछ तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों को जमकर फटकार भी पड़ी है। कलेक्टर ने नगर निगम की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी असंतोष जाहिर किया है। जिले में अभी 1 तारीख से व्यवस्थित रूप से जो कैंप चल रहे हैं उसमें 24,000 आवेदन जो आए हैं उसमें से लगभग 23,000 पेंशन जारी हो चुके हैं। ये मात्र 3-4 दिन की प्रोग्रेस है। 23,000। हमारी उम्मीद है कि आगामी दिनों में ये संख्या और बढ़ेगा और बढ़ के जो है ये 15-20 दिन बाद ये लाख भी पार कर। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के नांगल गांव में शनिवार को रास्ते के विवाद के चलते एक बुजुर्ग का शव 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा। जानकारी के मुताबिक नांगल गांव के रहने वाले रामेश्वर का देहांत हो गया था और परिजन शव को एम्बुलेंस से घर पर ले जा रहे थे, लेकिन पिछले 15 सालों से रास्ते के विवाद के चलते जमीन के मालिक ने एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और शव को घर पहुंचाया। क्या गौरतलब है कि रामेश्वर के घर तक जाने के लिए कोई रास्ता खेत से नहीं है। नियमानुसार रास्ते के लिए खातेदार को राशि देनी होती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है।
श्रीगंगानगर में कल स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मूलतः उत्तर प्रदेश के हाथरस का निवासी युवक संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था, जो श्रीगंगानगर में एक कथा में पंडित के रूप में शामिल होने आया था। शाम को महाराजा गंगा सिंह तरणताल में गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर परिजनों को सूचना दी। जोधपुर आईजी डीसी जैन के पिता की तिये की बैठक आज जयपुर में आयोजित की गई। मानसरोवर के आदिनाथ भवन में आयोजित बैठक में परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के अलावा बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस अधिकारी और कई हस्तियां पहुंची और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तिये की बैठक में शिरकत करने वालों में डीजी जेल उमेंद्र भारद्वाज, एडीजे अजय सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पवन अरोड़ा, आईपीएस राजीव दासौद, सुनील श्रोत्रिय, जेडीसी कुलदीप रांका, एसीएस उद्योग सुनील अरोड़ा, एसओजी के विशाल बंसल व अन्य अधिकारी शामिल रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार नेपाल से कैसी होती है हजारों लड़कियों की तस्करी, काठमांडू से बीबीसी की विशेष पड़ताल। ढाका में गिरी इमारत ने उठाए पश्चिमी दुनिया के सामने कई सवाल। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे दुनिया भर में गूंजते सन्यासिन के सुर। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। हर साल हजारों लड़कियों को नेपाल से बाहर ले जाकर भारत के वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। कईयों को तो सऊदी अरब और अफ्रीकी देशों में भी बेचा जाता है। किस हद तक फैला हुआ है मानव तस्करी का ये जाल, किस हाल में रह रही हैं वो लड़कियां जो हुई इसका शिकार, और क्या किया जा रहा है इसको रोकने के लिए। काठमांडू और दिल्ली से इसकी पड़ताल की बीबीसी संवाददाता राजेश जोशी ने।
दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर पुलिस का छापा। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस ऐसी लड़कियों की तलाश में आए हैं जिन्हें नेपाल से लाकर यहां बेच दिया गया है। कोठे के अंदर लड़कियों को पुलिस से छिपाने के लिए अमानवीय हालत में रखा जाता है। ऐसे छोटे छोटे गुप्त तहखाने यहां पहले भी मिले हैं। पहले भी कई बार लड़कियों को यहां से निकाला गया है, पर वो अपने हालात के बारे में खुलकर बोलना पसंद नहीं करती। इस हालत में आई थी। अब गए थे ना नेपाल की हालत है, पता नहीं है। बहुत वहाँ गरीबी। इन लड़कियों का सफर नेपाल के दूर दराज गांवों से शुरू होता है, लेकिन शारदा जैसी कुछ लड़कियां इस जाल से खुद भाग निकलने में सफल होती हैं। 5 साल पहले वो 2 बार तस्करी का शिकार बनी। वो कहती हैं कि कुछ लोग उन्हें बेहोश करके भारत के चेन्नई शहर ले गए, जहां उनका गुर्दा निकाल लिया गया। मलाई दुखिया थियो अनि मैले त्यही दुखेको भएर त सोधेको। मुझे पता नहीं चला कि मेरी किडनी निकाल ली गई है। दर्द मुझे जरूर होता था। मैंने पूछा कि ये घाव कैसा है, तो मुझे बताया गया कि मेरा खून खराब हो गया है और उसे बदला गया है। और दूसरी बार उन्हें दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया। मान्छे गायब भयो अनि गायब भएपछि ल तिम्रो बच्चा अलग गर्नुपर्छ। अचानक मेरा पति चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे बेच दिया गया है। मुझसे मेरे बच्चे को भी अलग कर दिया गया और मुझसे जबरन धंधा करने को कहा गया। पुलिस और सामाजिक संगठनों की कड़ी निगरानी और जांच पड़ताल के बावजूद लड़कियों की तस्करी अब भी लगातार जारी है। यूं तो ये सड़क काठमांडू से भारत नेपाल सीमा तक जाती है, लेकिन नेपाल की बहुत सारी लड़कियों के लिए ये अंधकार और गहरी खाई की तरफ ले जाने वाली सड़क है। उनमें से बहुत सारी लड़कियां बंबई और दिल्ली के वेश्यालयों में जाकर फंस जाती हैं। लेकिन अब मैती नेपाल और नेपाल पुलिस की ये लोग इन बसों की चेकिंग करते हैं ताकि किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ देश से बाहर ले जाकर बेचा न जा सके। काठमांडू के मैती नेपाल संगठन के शेल्टर होम में तस्करों के पंजों से छुड़ाई गई लड़कियों को शरण मिलती है। दिन में 4 लड़की से 5 लड़की को हम लोग रोकते हैं। 4 से 5, तो 4 से 5 आप अंदाजा कीजिए, हम लोग 11 बॉर्डर में हैं, तो 11 4 44 तो हो गया। 50 का लगभग एक दिन में हम लोग रोकते हैं। मैती नेपाल संगठन के मुताबिक एक महीने में लगभग 1500 लड़कियों को बाहर जाने से रोका जाता है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से इन्हें भारत ही नहीं बल्कि ईरान, सऊदी अरब, तंजानिया और किर्गिस्तान जैसे देशों में ले जाकर बेच दिया जाता है। वुमन ट्रैफिकिंग में जितने भी संलग्नता व्यक्तियों का पाया गया है, उन लोगों में के फ्यू ऐसे हैं जो पॉलिटिकल संरक्षकत्व में रहे हुए हैं। नेपाल की सीमा लांघने का फैसला करते वक्त शायद इन लड़कियों को ये एहसास नहीं होता कि गरीबी से मुक्ति की चाह उन्हें एक और कैद की ओर ले जा रही है। राजेश जोशी, बीबीसी, काठमांडू। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क स्टूडियो में हैं रुचिरा गुप्ता। रुचिरा जी, आप लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ी रही हैं। लड़कियों की तस्करी रोकने की दिशा में भी आपने अभियान चलाया है। जब ये पता चलता है कि इस तरह की लड़कियां सीमा पार से लाई जा रही हैं, तो पुलिस कार्रवाई के बाद क्या किया जाता है? कहाँ जाती हैं वो लड़कियां? ज्यादातर उनको किसी शेल्टर या होम में भेजा जाता है और वहाँ जब तक रखा जाता है जब तक केस चलता है। और केस के समय लड़कियों को सामने लाया जाता है जिससे कि वो मानव तस्कर जो लोग उनका तस्करी करते हैं उन लोग उनके बारे में गवाही दे सके। गवाही के बाद कई बार ये लड़कियों को वापस भेजने का प्रयत्न किया जाता है। पर इस बात में प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कई बार ये लड़कियां जिस परिस्थिति से लाई गई थी कई बार उसी में वापस फेंक दी जाती है और वापस मानव तस्करों के हाथ में पहुंच जाती है जो इनकी बार बार ट्रैफिकिंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और नेपाल की सरकारें वाकई में इसे गंभीरता से ले रही हैं? जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतना न तो हिंदुस्तान की सरकार ले रही है और न नेपाल की सरकार ले रही है, क्योंकि ये मामला है लड़कियों का, वो भी गरीब लड़कियों का और कई बार पिछड़ी जाति की लड़कियों का। ज्यादातर मैंने देखा है जब भी हम लालबत्ती इलाके में जाते हैं कि लड़कियां जो हैं गरीब घर की होती हैं, बहुत छोटी उम्र की होती हैं और ज्यादातर जो है पिछड़ी जातियों से होती हैं। जी, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस सब पर काबू फिर कैसे पाया जा सकता है? सबसे बड़ा कारण जो है ये देह व्यापार का है इसकी मांग। इस एक
ग्राहक जब है तभी तक ये धंधा चलता है। तो जब तक हम ग्राहक को जो है कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जब तक ग्राहक को हम रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में और नेपाल में हमें बहुत कड़े कानून चाहिए। सबसे पहले कि ग्राहक को पकड़े, लड़कियों को नहीं पकड़े। रुचिरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ग्लोबल इंडिया में आगे चिम्मी 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 अच्छा 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 चिम्मी 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 अच्छा अच्छा मिलिएगा भारतीय सिनेमा के विदेशी फैन से। अब टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे घर औसम। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मेड इन बांग्लादेश यानी यूरोप और अमेरिका में सस्ते कपड़े बेचने का पश्चिमी नुस्खा।
मगर पिछले दिनों ढाका में एक फैक्ट्री के ढहने से पश्चिमी देशों के सामने नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे में बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने के बाद यूरोपीय संघ मजदूरों के कामकाज की स्थिति में सुधार के लिए दबाव डाल रहा है। इस बहस में एक तरफ ग्राहकों के लिए सस्ता माल है तो दूसरी ओर मजदूरों का हित। भारत के लिए भी ये बहस काफी अहमियत रखती है, जहां फैक्ट्री मजदूरों की हालत बांग्लादेश से कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं, मगर इन सस्ते कपड़ों की असल कीमत का अंदाजा मिला पिछले हफ्ते।